हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल जियोग्राफी, उसका चौथा पार्ट परिवहन संचार एवं व्यापार का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 16 से लेकर 30 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जियोग्राफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख लें, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों पार्ट वाले वीडियो को देख लेते हैं तो आप चैप्टर के सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वनिम्न चतुर्भुज राजमार्ग का वर्णन करें। अर्थात सर्वनिम्न चतुर्भुज राजमार्ग क्या है इसके बारे में बताएं। तो भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग को सर्वनिम्न चतुर्भुज राजमार्ग कहते हैं। इसको सर्वनिम्न चतुर्भुज राजमार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का जो 4 प्रमुख महानगर है, जिनका नाम है पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई तथा कोलकाता, इन 4 प्रमुख महानगरों को यह सर्वनिम्न चतुर्भुज राजमार्ग जोड़ने का काम करती है। और इसका जो दायित्व है इस सर्वनिम्न चतुर्भुज राजमार्ग का केंद्र सरकार पर है। यह 6 लेन वाली लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क है। यह जो राजमार्ग है सर्वनिम्न चतुर्भुज राजमार्ग, यह 6 लेन वाली मार्ग है और इस राजमार्ग की लंबाई है 5,846 किलोमीटर। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सर्वनिम्न चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो सर्वनिम्न चतुर्भुज की राजमार्ग की लंबाई 5,846 किलोमीटर है, जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसका प्रमुख बात आपको इसलिए ध्यान रखना है कि इसको चतुर्भुज राजमार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का काम करती है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ बनाया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ बनाया गया? तो यह भारत में कांडला नामक स्थान पर बनाया गया, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इससे देश की आर्थिक प्रगति तीव्र हुई है। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ बनाया गया। तो पहला एशिया का निर्यात संवर्धन क्षेत्र गुजरात राज्य के कांडला नामक स्थान पर बनाया गया है और इसके बनाने से हमारे भारत देश की आर्थिक प्रगति भी तीव्र हो गई है। भारत के पूर्वी तट पर मुख्य पतन कौन कौन से हैं? जो भारत देश है उस भारत देश के पूर्वी तट पर मुख्य पतन कौन कौन से हैं? तो भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख पतन निम्नलिखित हैं: चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप एवं हल्दिया कोलकाता पतन। हल्दिया कोलकाता पतन, इसमें कोलकाता जो है एक प्रकार का नदी पतन है। तो भारत के पूर्वी तट पर मुख्य पतन कौन कौन से हैं? तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है इनका नाम कि भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख पतन चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप एवं हल्दिया कोलकाता पतन है। इसमें कोलकाता एक नदी पतन है। राजधानी चैनल क्या है? यह जो राजधानी चैनल है यह क्या है? तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, आप जानते होंगे। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए यह डाक सेवा है। इसके लिए पीले रंग की पेटियों का उपयोग किया जाता है, अर्थात पीले रंग की पेटियों में डाले गए पत्र सीधे दिल्ली भेज दी जाती हैं। इसमें राजधानी चैनल क्या है यह आपको समझना है। तो सबसे पहले तो भारत की जो राजधानी है वह नई दिल्ली है और यह 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए यह एक डाक सेवा है, राजधानी चैनल। और इसके लिए पीले रंग की पेटियों का उपयोग किया जाता है राजधानी चैनल के लिए, अर्थात पीले रंग की पेटियों में जो पत्र डाला जाता है वह पत्र सीधे दिल्ली भेज दी जाती है। तो यही राजधानी चैनल का महत्व है कि अगर आप राजधानी चैनल में काम करते हैं तो आपको पीली रंग की पेटियों का उपयोग करना पड़ेगा और जो पत्र पीले रंग की पेटियों में डाला जाएगा वह सीधा दिल्ली भेज दिया जाएगा। पाइपलाइन मार्ग का उपयोग कहाँ होता है? पाइपलाइन मार्ग, तो ये पाइपलाइन का मार्ग भारत के किस किस जगह पर होता है, अर्थात किस काम में होता है? तो पाइपलाइन मार्ग का उपयोग तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि के परिवहन के लिए होता है। गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर इसी के माध्यम से कारखानों में गैस का परिवहन होता है।
जो पाइपलाइन मार्ग है इसका मुख्य उपयोग होता है तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में, जैसे कि जल का परिवहन इसके साथ किया जाता है पाइपलाइन मार्ग के द्वारा, पेट्रोलियम गैस इत्यादि अनेक पदार्थों का पाइपलाइन मार्ग के द्वारा परिवहन होता है। गुजरात के हजीरा, एक गुजरात का स्थान का नाम है हजीरा, उस हजीरा नामक स्थान पर इस पाइपलाइन मार्ग के माध्यम से ही कारखानों में गैस का परिवहन किया जाता है, अर्थात कारखानों में गैस को पहुँचाया जाता है। तो पाइपलाइन मार्ग का उपयोग कहाँ होता है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पाइपलाइन मार्ग का उपयोग गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर होता है। और इसका उपयोग क्यों होता है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जल, पेट्रोलियम गैस इत्यादि तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन मार्ग का प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों की जंग से सुरक्षा किस प्रकार की जाती है। इससे पहले क्वेश्चन में ही आपने पढ़ा कि पाइपलाइन मार्ग से परिवहन किया जाता है और यह क्या होता है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन और होगा कि पाइपलाइन जो होगा उसमें जंग लगता है या नहीं। तो पाइपलाइन की जंग से सुरक्षा किस प्रकार की जाती है यह आपको इसमें समझना है। तो पाइपलाइन बिछाने के पहले स्टील पाइप को बिटुमेन की एक परत से ढक दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ग्लास फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है। इससे पाइप की जंग से रक्षा हो जाती है। जो पाइपलाइन होता है उस पाइपलाइन को बिछाने से पहले ही स्टील पाइप जो होता है उस स्टील पाइप को बिटुमेन की एक परत से ढक दिया जाता है और उस बिटुमेन की परत को उसके ऊपर ग्लास फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे पाइप को कभी भी जंग नहीं लगता है और वह पाइप जंग से सुरक्षित हो जाता है। भारत की निर्यात व आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख करें, अर्थात भारत की निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं और आयात कौन कौन सी वस्तुएं, तो उसका उल्लेख करें। तो आयात और निर्यात हम आपको साधारण भाषा में बता दें तो निर्यात कहा जाता है भारत के किसी सामान को अगर आप दूसरे राज्य में भेजते हैं अर्थात बेचते हैं तो वह निर्यात कहलाता है, और किसी अन्य देश के सामान को भारत में लाया जाता है या खरीदा जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। तो भारत की निर्यात वाली वस्तुएं हैं इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण, रसायन उत्पाद, वस्त्र, कृषि आधारित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज आदि। और भारत की आयात वाली वस्तुएं हैं पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, अर्थात पेट्रोलियम भी और पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं उसका आयात किया जाता है। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक एवं रसायन, अहलो आधातु इत्यादि। ये भारत की निर्यात और आयात वस्तुएं थी। तो भारत की निर्यात वस्तुएं थी जो अर्थात भारत से बेची जाती है वह इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण, रसायन उत्पाद, वस्त्र, कृषि आधारित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज आदि। और भारत की आयात वाली वस्तुएं हैं जो भारत में लाया जाता है वह है पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम से बना उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक एवं रसायन, अलोह धातु इत्यादि। तो इसमें आपको दो तीन सामान का वस्तु का नाम ध्यान में रखना है कि निर्यात कौन सी वस्तुएं भारत से होती है और भारत में आयात किन वस्तुओं का होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डाक सेवा कब और किसके द्वारा शुरू की गई। जो भारत में पोस्ट ऑफिस का सेवा अर्थात डाक सेवा है तो यह भारत में डाक सेवा कब शुरुआत हुई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो भारत में इसकी शुरुआत 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुई थी, परंतु सन 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई। तो इसका आपको परफेक्ट डेट याद रखना है। तो इसका जो परफेक्ट डेट है 1837 ईस्वी। भारत में डाक सेवा का शुरुआत 1837 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत अर्थात डाक सेवा की शुरुआत 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुई थी, लेकिन उस समय भारतीय डाक विभाग की स्थापना नहीं हुई थी। उसके बाद 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना कर दी गई थी। गुजरात के हजीरा गैस पाइपलाइन का क्या आर्थिक महत्व है। इससे पहले ही आपने पाइपलाइन वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से कारखानों तो गैस का परिवहन किया जाता है पाइपलाइन मार्ग के द्वारा। तो गुजरात के हजीरा से गैस पाइपलाइन का क्या आर्थिक महत्व है। तो गुजरात में हजीरा से शुरू होने वाली गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश से बीजापुर होकर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है। इसे हजीरा बीजापुर जगदीशपुर अथवा HBJ गैस पाइपलाइन के नाम से शाखाएं राजस्थान कोटा तक फैली हुई है। इसके माध्यम से वहां विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में गैस पहुंचाई जाती है। इस प्रकार इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह जो
गुजरात का हजीरा गैस पाइपलाइन है, इसका आर्थिक महत्व यह है कि यह गुजरात के हजीरा से शुरू होकर अर्थात अपने पाइपलाइन के द्वारा गैस को मध्य प्रदेश से बीजापुर होकर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक, वजीरापुर जगदीशपुर, और इसका जो नाम है HBJ गैस पाइपलाइन के नाम से इसकी जो शाखाएं हैं वह राजस्थान के कोटा तक फैली हुई हैं। इसके माध्यम से वहाँ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र जो होता है उन औद्योगिक क्षेत्रों में गैस पहुँचाई जाती है और इस प्रकार इन क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास होता है उसमें इस गैस पाइपलाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पिन कोड से आप क्या समझते हैं? तो आप जानते होंगे पिन कोड के बारे में आपने सुना होगा कि अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें पिन कोड पूछा जाता है, तो आपके एरिया का भी कुछ ना कुछ पिन कोड जरूर होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पिन कोड होता क्या है, पिन कोड से आप क्या समझते हैं? तो डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य में तेजी और सुधार लाने के लिए पूरे देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। 6 अंक वाले इस अंक में पहला अंक जोन के लिए, बाद के 2 अंक उप जोन के लिए और अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं। पिन कोड आप जानते होंगे कि पिन कोड 6 अंक का होता है। तो पिन कोड जो 6 अंक का होता है इसके बारे में सबसे पहले आपको समझना है कि डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य में तेजी और सुधार लाने के लिए पूरे देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। पहले के समय में पत्र को तेजी से नहीं पहुंचाया जाता था, जिस कारण डाक विभाग ने पत्र वितरण की कार्य में तेजी के लिए अर्थात जल्द से जल्द एक पत्र को दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में 8 डाक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। और यह जो पिन कोड होता है यह 6 अंक का होता है, जिसमें से पहला अंक जोन के लिए होता है, बाद के 2 अंक उप जोन के लिए होता है और अंतिम 3 अंक गंतव्य के लिए होता है और डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं और इन्हें पिन कोड कहा जाता है। तो पिन कोड आप समझ गए होंगे कि पिन कोड 6 अंक का होता है, जिसमें पहला अंक जोन के लिए, बाद के 2 अंक उप जोन के लिए, अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन्हें पिन कोड कहा जाता है और पिन कोड इसलिए निर्माण किया गया है ताकि डाक विभाग अपने पत्र वितरण को तेजी से कार्य कर सके। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? अर्थात व्यापार संतुलन क्या होता है, इस बात से आप क्या समझते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन और प्रतिकूल व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहले व्यापार संतुलन क्या होता है, अनुकूल व्यापार संतुलन और प्रतिकूल व्यापार संतुलन में अंतर क्या होता है, इस बात को स्पष्ट करें। तो आज कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि साधनों की उपलब्धता असमान है। आज विश्व का कोई भी देश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर वह नहीं करेगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना कोई भी प्रकार का प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि साधनों की उपलब्धता असमान है, इसलिए व्यापार आवश्यक हो जाता है। व्यापार के 2 पहलू हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि व्यापार का 2 पहलू है, पहला आयात और दूसरा निर्यात। आयात और निर्यात का अंतर देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। जो आयात और निर्यात का अंतर होता है वही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। अर्थात जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है, और दूसरी ओर जब निर्यात का मूल्य आयात मूल्य से कम होता है तो उसे व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। अर्थात निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है। तो निर्यात हमने आपको कहा था कि जैसे भारत देश से किसी दूसरे देश में सामान पहुंचाया जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है, और किसी दूसरे देश से भारत देश में सामान लाया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। तो जब जिस रेट से बिकता है अगर उस रेट से अधिक से खरीदा जाए तो वह जो व्यापार संतुलन होता है वह अनुकूल होता है, लेकिन जब जिस रेट से बेचा जाए और उस रेट से कम से खरीदा जाए तो वह जो व्यापार होगा वह प्रतिकूल संतुलन होगा, क्योंकि इसमें इसको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होगा, इसमें उसको लॉस हो जाएगा, और इसमें बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए यह एक प्रकार का अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल में आपको समझना है कि जब कोई देश निर्यात करता हो और जिस दाम में वह निर्यात करता हो अगर उसी से अधिक दाम में वह किसी सामान को जिस दाम में वह किसी सामान को बेचता हो अगर उससे वह अधिक दाम में किसी सामान को खरीदता हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। और दूसरी ओर जब निर्यात का मूल्य आयात से कम होता है तो उसे व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। तो इसमें आप अनुकूल और प्रतिकूल संतुलन समझ गए होंगे। और व्यापार संतुलन में सिर्फ आपको इतना समझना है कि आयात और निर्यात का अंतर देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है, यही व्यापार का संतुलन होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटरियों के बीच दूरी के अनुसार रेल मार्गों को किस प्रकार बांटा गया है। जो पटरियों के बीच की दूरी है उसके अनुसार रेल मार्गों को किस प्रकार बांटा गया है। तो पटरियों के बीच दूरी के अनुसार इस समय भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। पटरियों की जो बीच की दूरी है उसके अनुसार इस समय भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं जो कि निम्नलिखित हैं।
पहली, बड़ी लाइनें या ब्रॉड गेज। 74% रेलवे लाइनें इसी प्रकार की हैं। भारत की जो 74% रेलवे लाइन है वह बड़ी लाइनें या फिर ब्रॉड गेज है। छोटी लाइन या स्मॉल गेज 21% रेल लाइनें इसी प्रकार की है, संकरी लाइनें। और जो 5% की लाइनें हैं वे भारत में इस प्रकार की हैं, संकरी लाइनें। तो पटरियों के बीच दूरी के अनुसार रेल मार्गों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, बड़ी लाइनें या ब्रॉड गेज। दूसरा, छोटी लाइनें या स्मॉल गेज। या तीसरी, संकरी लाइनें। बड़ी लाइनें 74% है, छोटी लाइनें 21% है और संकरी लाइनें 5% हैं। स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। अर्थात स्थानीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसके बारे में बताएं। तो किसी देश का व्यापार उसकी आर्थिक प्रगति का घोतक एवं सभ्यता के विकास का मापदंड होता है। यदि एक देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का लेन देन या व्यापार होता है तो उसे स्थानीय व्यापार कहा जाता है। परंतु दूसरी ओर जब दो देशों के बीच वस्तुओं का लेन देन या व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। इसमें परिवहन का माध्यम स्थल मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग कोई भी हो सकता है। तो स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर हम आपको साधारण भाषा में बताएं तो स्थानीय व्यापार कहा जाता है जब भारत देश में ही कोई एक राज्य दूसरे राज्य के साथ सामान को खरीदता है या बेचता है, अर्थात लेन देन करता है, तो उसे स्थानीय व्यापार कहा जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन्हीं दो देशों के बीच होता है। जब दो देश एक दूसरे से आयात एवं निर्यात करता है, सामान को खरीदता एवं बेचता है एवं लेन देन का कार्य करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और इसमें परिवहन का जो माध्यम होता है वह स्थल मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग कोई भी हो सकता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राज्य में रेल मार्ग की सघनता पाई जाती है और क्यों। अर्थात दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में रेल मार्ग की सघनता पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। तो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र राज्य में रेल मार्ग की सघनता पाई जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ समतल उपजाऊ भूमि अधिक पाई जाती है। वहाँ कृषि के अतिरिक्त खनिज पर आधारित उद्योग भी बहुत ही विकसित हैं। तटीय मैदान होने के कारण विदेशी व्यापार की सुविधाएं भी प्राप्त हैं। मुंबई बंदरगाह से विदेशों में आने जाने के लिए सुविधा भी है। अतः इन्हीं कारणों से वहाँ रेल मार्गों की सघनता पाई जाती है। अर्थात जो दक्षिण भारत का महाराष्ट्र है उस महाराष्ट्र में रेल मार्ग की सघनता अर्थात वहाँ अधिक रेल मार्ग क्यों है, यह इसलिए पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र जो है एक प्रकार का, सबसे पहले तो यह विकसित देश है। यहाँ की जो भूमि है समतल है और उपजाऊ है। यहाँ कृषि के अतिरिक्त खनिज पर आधारित उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित हैं। तटीय मैदान होने के कारण विदेशी व्यापार की सुविधाएं भी पर्याप्त हैं। और जो मुंबई बंदरगाह है यह मुंबई पत्तन के नाम से विदेशों से आने जाने की सुविधा भी यहाँ पर प्राप्त है। अतः इन्हीं सभी कारणों से वहाँ रेल मार्ग की सघनता पाई जाती है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं में क्या अंतर है। ये दो प्रकार का सेवा है, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस। तो इन दोनों की सेवाओं में क्या अंतर है, किस प्रकार का अंतर है। तो एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। सबसे पहले हम जानते हैं एयर इंडिया के बारे में। तो जो एयर इंडिया यह अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है, यह भारत में विश्व के अधिकतर देशों के लिए उड़ानें भरती है। इसके द्वारा यात्री एवं वस्तुओं दोनों का परिवहन होता है। भारत के 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। और इसके बाद है इंडियन एयरलाइंस, जिसे इंडियन भी कहा जाता है। वह घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराती है। घरेलू उड़ानों के अलावा यह नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार के लिए वायु सेवा प्रदान करती है। तो यह एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में सबसे पहले यह अंतर है कि जो एयर इंडिया है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु सेवा प्रदान करती है। यह भारत के विश्व के अधिकतर देशों में उड़ने का काम करती है अर्थात अधिकतर देशों में आने और जाने का काम करती है। इसके द्वारा यात्री एवं वस्तुएं दोनों का परिवहन किया जाता है। यह 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता किए हुए। लेकिन इंडियन एयरलाइंस जो है वह इंडियन एयरलाइंस केवल भारत भर में ही घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराती है। और घरेलू उड़ान के अलावा यह कुछ देश जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार के लिए ही सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन जो एयर इंडिया यह 103 देशों में सेवाएं प्रदान करती है। तो ये इन दोनों में अंतर है कि एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवा प्रदान करती है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो आप एग्जाम में 100% अपने लैंग्वेज के अनुसार भी कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। और आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा।
और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।